आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और प्राइम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का बजट आया है। ऐसा बजट जिसने इतिहास बनाया है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। अगर पिछले बजट की बात करें, 23-24 के बजट की बात करें, तो बजट लगभग 6,93,000 करोड़ का बजट था। बजट वो भी बड़ा था और इतिहास उस बजट ने ही बनाया था। और साथ ही साथ अगर बात करें तो उस साल की अगर बात करें तो लगभग 28,767 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया था। बड़ा बजट, पहले भी बड़ा बजट और उसके बाद अनुपूरक बजट भी लगभग 28,767 करोड़ का। पर इस बजट की बात करें तो ये बजट उससे भी बड़ा है क्योंकि ये बजट आया है 7.36 लाख करोड़ का। क्योंकि अगर इस बजट की बात करें तो बड़ा बजट है। अगर इतना बड़ा बजट आता है तो उसके बाद चर्चा भी बड़ी होती है क्योंकि यहां पर बजट के माध्यम से तमाम चीजों को बेहतर करने के प्रयास किया गया है। अगर बात करें सरकार की तो सरकार इस बजट को, जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा, यह बजट राम को समर्पित है। अभी हाल में ही 496 साल के लंबे गतिरोध के बाद, लंबे संघर्ष के बाद यहां भगवान रामलला की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। ऐतिहासिक पल था और यहां पर वित्त मंत्री जब बजट की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि बजट भगवान राम को समर्पित है क्योंकि राम राज आ रहा है और उसी हिसाब से हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से इस बजट को लेकर विपक्षी है उनकी अपनी राय है क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता महासचिव शिवपाल यादव ने भी कहा है कि बजट तो बड़ा लेके आते पर खर्च नहीं कर पाते हैं। यहां खर्च करना भी जरूरी है और जब यहां पर लाए हुए बजट का कुछ खर्च करेंगे, अगर पूरा बजट खर्च होगा तो तस्वीर भी बदल सकती है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने तमाम व्यवस्थाओं को यहां पर समझा है। अगर बात करें बुंदेलखंड को लेकर तो वहां पर कहा गया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तरह बुंदेलखंड को भी यहां विकसित किया जाएगा। महाकुंभ मेला के लिए 2500 करोड़ का बजट यहां पर लाया गया है, तो यहां पर आगरा मेट्रो के लिए लगभग 346 करोड़ के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, देवी पाटन जैसे तीर्थों के लिए भी यहां पर बजट लाया गया है। अगर बात करें तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है और बजट के साथ साथ यहां पर यह भी कहा गया है कि ई श्रम पोर्टल पे भी जो कामगार हैं उनको भी यहां पर व्यवस्थित करने की बात कही गई है। और अगर हम इसकी बात कहें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सड़क निर्माण के अलावा नए एक्सप्रेस वे के लिए और टैबलेट स्मार्टफोन के लिए भी यहां पर 4,000 करोड़ का बजट दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है जिस तरह से बजट की चर्चा हो रही है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि इस बार बजट में बहुत कुछ अलग दिया जाएगा। सरकार ने तमाम बिंदुओं को तो साधा है, पर साथ ही साथ यहां पर यह बात भी है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए कितनी कवायद आगे बढ़ी है। क्योंकि अगर हम कोरोना के समय की बात करें तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है। आबादी के हिसाब से बात करें तो 6वां देश बन सकता है विश्व का। तो निश्चित रूप से यहां पर जब स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात होती है तो उसके लिए भी क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। क्योंकि यहां पर हमने कोरोना के समय देखा है कि मुख्यमंत्री टीम 11, टीम 9 के साथ लगातार जद्दोजहद से लगे हुए थे, पर उसके बावजूद भी हमने देखा था तमाम चीजें यहां पर कमी रह गई थी। प्रयास किया गया क्योंकि आबादी बड़ी है, पर अगर स्वास्थ्य सेवाओं को हम पहले से बेहतर रहेंगे तो मेरे ख्याल से वहां पर जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में और बेहतर आएंगे। हालांकि उनकी तारीफ तो की गई थी, लगातार तारीफ हुई थी और कहा गया था बहुत अच्छा मॉडल रहा है और बहुत मेहनत की है मुख्यमंत्री ने। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारे साथ प्रवक्ता सपा से चंचल यादव जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से चंचल यादव है, जैन अर्कवंशी सुभाषपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अनुपम सिंह यहाँ पर अर्थशास्त्री में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले सवाल मैं अर्थशास्त्री से ले लेता हूँ। अनुपम जी, आपके नजरिए बजट कैसा है और इस बजट के इतिहास तो बना लिया है, बड़ा बजट है इतिहास के नाम से, पर यहाँ पर किन किन बिंदुओं को भी यहाँ पर पीछे छोड़ा गया है और कहाँ पर अभी लगता है उपेक्षा हुई है, यहाँ पर और कुछ बेहतर कर सकते थे या कुछ और वहाँ पर अलग कर सकते।
अनुपम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनुपम जी को मेरी आवाज नहीं अच्छी। चल चल ठीक है, मैं प्रवक्ता सभा के पास चलता हूँ। चंचल भाई, बजट देखा आपने? ऐतिहासिक बजट, 7,36,000 करोड़ का बजट, व्यवस्था वाला बजट, इतिहास बनाने वाला बजट, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जनता के लिए सबसे बड़ा बजट। क्या कहेंगे? देखिए, ये झांसे और जुमले वाला बजट है। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से। अच्छा, ईमानदारी और से। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या अगर कोई नेता अगर होगा और पूरे देश और पूरे प्रदेश की जनता सुन रही है, मेरे जी। सिंपल से सवाल कुछ हैं जी बोल दीजिए। कि ये झांसा मैंने क्यों बोला। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री 8वां बजट पेश करने जा रहे हैं, पेश किया उन्होंने आज जी। 8 बजट में। हर साल ये मेट्रो बनाते हैं 5-6 जिलों में, अच्छा लेकिन एक भी जिले पे अगर कहीं एक मेट्रो बना के उन्होंने चला दिया हो, मुझे बता दीजिए। अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये जी। कि आपने कहा कि मेडिकल के क्षेत्र में इनके सब सारे के सारे झूठे और हवाई वादे हैं। हर साल मैं बता दूं, अभी आपने कोरोना की जिक्र किया, कोरोना में यही लखनऊ के अंदर बड़े बड़े वीआईपी लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। अच्छा। लोग मर गए, लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिली। लेकिन इसी लखनऊ के अंदर और आज भी लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी के अंदर बेड नहीं मिलता सामान्य आदमी को। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ सीखने की उससे कोशिश नहीं की। अच्छा, जो पिछली सरकार ने काम किया। अच्छा। बेड नहीं मिला। और मैं चैलेंज करता हूं, बेड अगर कम है क्या हमारा चंचल भाई? हाँ? बेड कम है कि व्यवस्था नहीं है? है ही नहीं है। अच्छा, बेड ही नहीं है। मैं बताऊं, जो बेड हैं उसमें इतने पेशेंट हैं। अभी लोहिया चले जाओ आप, अच्छा लोहिया चले जाओ, आपको सामान्य आदमी अपने अपने जानने वाले का इलाज नहीं करा सकता। ठीक है। गरीब आदमी का इलाज नहीं हो सकता है। अच्छा। केजीएमसी चले जाओ आप, वहां भी इलाज नहीं हो सकता है। पीजीआई में वहां बेड ही नहीं मिल पाएगा आपको। अच्छा। भर्ती नहीं हो पाएगा आदमी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने क्या सीखा? कुछ भी नहीं सीखा। कहीं 50 बेड भी इन्होंने बढ़ाए हो, मुझे बता दे बीजेपी का कोई नेता यहाँ पे। अच्छा अच्छा मैं बताता हूं, आता हूं उन बात के ऊपर। मैं आपको याद दिलाता हूं, समाजवादी सरकार ने 5 साल में पिछले 200 बेड का मास शिशु अस्पताल आपके सामने देखा होगा, लोहिया के यहाँ पे विस्तार में बना। अच्छा राम सागर मिश्रा के नाम से 100 बेड का अस्पताल बक्सी तालाब विधानसभा के अंदर, मलिहाबाद के अंदर 100 बेड का अस्पताल। आपने लोग बंधुआ सियाना में 200 बेड का अस्पताल था, वो 300 बेड बनाया। आपने देखा होगा बलरामपुर में एकेडमिक ब्लॉक बना करके अलग से जो है कम से कम 300-400 बेड बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा केजीएमसी के अंदर शताब्दी बिल्डिंग बनाई, कार्डियोलॉजी का अलग से विभाग बना दिया, उसकी अलग से बिल्डिंग बना दी। लोहिया के अंदर ऑन्कोलॉजी भवन बनाया, पूरे एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने का काम किया। और मैं बता दूं आपको, मेदांता लेके आए, जहां पे तकरीबन 14,000 एम्प्लॉय को रोजगार मिला हुआ है। अच्छा। और आप आगे बढ़ोगे तो आपको पीजीआई के अंदर जो पहले 30 बेड की इमरजेंसी थी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 300 बेड की इमरजेंसी बनाई। और अभी तक प्रॉपर मुख्यमंत्री चलवा नहीं पा रहे हैं। और आप आगे बढ़ोगे, लिवर ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग, किडनी ट्रांसप्लांट की बिल्डिंग। और आपके चैनल के माध्यम से मेरा बड़ा ईमानदारी से सवाल है, बीजेपी के लोग, बीजेपी के प्रवक्ता साथी बैठे होंगे, ये बड़ी ईमानदारी से बताएं, कहीं 50 बेड भी इस राजधानी में बनाया हो? मुख्यमंत्री के शहर तो छोड़ दो आप। अच्छा। मुख्यमंत्री, आपने बताया कि जो गोरखपुर में एम्स के नाम पे सारे के सारे पेशेंट यूपी में, यहां लखनऊ में आ रहे हैं, कहीं भी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जो हमारी जो मेजर डिजीज हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, उसका इलाज है वहां पे नहीं हो रहा है। क्या बात है। और आज हालत ये बताऊं, आप बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग बात करा लगी लीजिएगा। मैं आता हूं मेन बात पे, शिक्षा को लेकर के। आप देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है कि बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कम हो रही है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप मुझे बताओ, आपने कितने रोजगार दिए? पिछले 8 सालों में आपने कितने रोजगार दिए? अरे स्वरोजगार बढ़ा रहे ना, स्वरोजगार बढ़ा रहे रोजगार हैं। क्या बढ़ा रहे हैं? सब झांसेबाजी, जुमलेबाजी। अच्छा। बताऊं आपको, मैं आपको बताता हूं कि देखिए डेटा है, आप अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो 30 करोड़ लोगों ने ये सरकार का डेटा है, 30 करोड़ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है वेबसाइट पे। अच्छा। और उनको जो रोजगार नहीं मिला है, और उसमें जो है तकरीबन 2,60,000 जॉब जो है टेक कंपनीज द्वारा जो गायब कर दी गई, चली गई वहां से जॉब। अच्छा ठीक है। और इस उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, लुलू मॉल आया, 4-5 लोगों को नौकरी मिली, एचसीएल आया, 11,000 एम्प्लॉय नौकरी मिली, ट्रिपल आईटी बना, उसके अलावा शाने अवध, लुलू, और आगे बढ़ोगे पूरा डेवलपमेंट का रूपरेखा रखी हम लोगों ने। हो गया, महिमा मंडन हो गया, महिमा मंडन हो गया। आपकी सरकार 4 बार सरकार रही है। आप लखनऊ के तमाम हॉस्पिटलों में बेड की बात कही, तमाम जगहों की बात की, 4 बार आपकी सरकार रही है। अन्य जिलों में कितने अस्पताल आपने बनवाए? मैं बताता हूं,
बहुत अच्छे सवाल आपने किए, बहुत अच्छा। मैं आपको अच्छा धन्यवाद सवाल ही करता करता हूं हूं। दिल से। अच्छा। दिल से धन्यवाद है गौरव जी, बोल क्योंकि लीजिए। विकास की बात आप समाजवादी पार्टी से लोगों से करते हो, हाँ। मुझे बड़ी खुशी होती है। हाँ। उत्तर प्रदेश के अंदर 3-4 मेडिकल कॉलेज अगर हटा दिए जाएं, हाँ। अधिकतर मेडिकल कॉलेज समाजवादी लोगों ने बनाए हैं। अच्छा। चाहे आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बदायूं का मेडिकल कॉलेज, चाहे कन्नौज का मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आप जौनपुर का मेडिकल कॉलेज, चंदौली का मेडिकल कॉलेज हो, अच्छा। चाहे आपका आप आगे बढ़ोगे यहाँ पे जो पीजीआई बनाने का काम किया, और आप इनका जौनपुर को उच्चीकरण करने का काम किया। आपने देखा होगा लोहिया का मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पे लोहिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक संस्थान, जिसमें 1 रुपए की पर्ची पे इलाज होता था, और आज सारी की सारी जांचें जो है पैसे लग रहे हैं। अच्छा। पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए जितने मेडिकल कॉलेज हैं, अच्छा। 4-5 मेडिकल इतनी कॉलेज कमियां हैं तब भी विपक्ष शांत है। और 8 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने अपनी पिछली सरकार में बनाया है। अच्छा। और मैं देखता हूं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने 80 मेडिकल कॉलेज बना दिए पूरे 80 तो नहीं बोला भाई, ये बात गलत है। 75 बोले हैं। हाँ 75 भी नहीं बोले भाई। 75 बोले हैं, आप चेक कर लो, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अच्छा। FIR करा देना मेरे खिलाफ झूठ में बोल रहा हूं तो। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं, जी। बीजेपी के लोगों को झूठ बोलने में चलिए, हो माहिर गया। हैं, और विधानसभा आपका के समय हो अंदर गया। लोकसभा का झूठ बोलते हैं लोग। चलिए आपको समय हो गया, ठीक है। मैं फिलहाल जनन अग्रपंथी की ओर चलता हूँ। जनन भाई सुभाष प्रवक्ता हैं, चंचल भाई ने तो यहाँ पर तमाम बातें कह दी कि विकास केवल और केवल समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है, बाकी सरकारों में कुछ नहीं हुआ। आप भी यहाँ के निवासी हैं, आप भी बेहतर जानते हैं, पुराने राजनीतिक अनुभव है आपका। क्या बोलते हैं बजट को लेकर और क्या बोलते हैं चंचल यादव की बात को लेकर? वो आम जनता के लिए है जी। वो गुंडों मवालियों के लिए नहीं है। जब पहले बोला जाता था जिस गाड़ी के ऊपर लगाओ लाल झंडा, अच्छा। उसमें बैठा हो फलाना फलाना, अच्छा। तो इनके अरे लिए पूरा कोई बोलिए, अच्छी फलाना चीज फलाना बुरी क्यों नहीं बोल रहे लगती भाई? है। फलाना मैं- फलाना क्यों बोल रहे? मैं पूरा एक- बोल लीजिए। हाँ देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अजीत सिंह जी ने कहा था। अच्छा। जो इनके अभी साथी हैं, हाँ। RLD के पूर्व अध्यक्ष जो थे अजीत जी। सिंह जी ने कहा था, वही मैंने दोहराया। अच्छा। मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको। जी। बहन जी के शासन काल में 91,000 सरकारी नौकरियां दी गई। जी। अखिलेश जी के शासन काल में जो 2012-17 तक चला था, जी। 2,05,000 नौकरियां दी गई। जी। और माननीय योगी जी के समय में पिछले 6 साल के अंदर जी। 6 लाख नौकरियां दी गई, और जी। 60,000 पदों पे पुलिस की भर्ती जारी है, जी। यानी 6,60,000। जी। मैं निवेश के मामले में बता देता हूँ। अखिलेश जी के समय में जो निवेश आया था वो लगभग 80,000 करोड़ के आसपास निवेश आया था। अच्छा। और माननीय योगी जी के समय में लगभग 6 लाख करोड़ का निवेश, 4.5 लाख करोड़ का निवेश कहाँ बना धरातल है? पे उतर चुका है। और जी। कई उसमें रोजगार दिए गए। नौकरी और जी। रोजगार दोनों में अंतर है। नौकरी यानी कि सरकारी से सब अंदाजा लगाते हैं, और रोजगार वो है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से जी। बनता है। जी। तो ये मैंने 2 चीजें स्पष्ट की। जी। जहां तक रहा मेडिकल कॉलेज का काम, तो इन्होंने कुछ नहीं किया है रंगाई पुताई के अलावा। जी। तो मेडिकल कॉलेज जो यूपी में थे वो माननीय योगी जी की सरकार के समय दोबारा से बने हैं। और माननीय योगी जी का एक सपना है कि जो 75 जिले हैं उनके अंदर सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाए। तो अच्छा। पिछले 6 साल के अंदर दुगनी सीटें जी। भी बढ़ी हैं जी। हमारे मेडिकल की, और साथ में लगभग सभी जगह 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज अच्छा। PPP मॉडल पे या सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं या बन गए। तो जिसमें से 65 मेडिकल कॉलेज आज चालू हैं, जी। 14 PPP मॉडल पे अभी मतलब चरण में है, उनकी प्रक्रिया चल रही है, और 16 मेडिकल कॉलेज अन्य सरकार के द्वारा बनाए और जा रहे हैं। जी। मैं 65 के अलावा की ये बात कर रहा हूँ। जी। जहां तक बात रही किसानों की, तो मैं आपको बता दूं कि योगी जी की सरकार में 2,50,000 करोड़, एग्जैक्ट बोलेंगे 2,48,000 करोड़ का गन्ना जी। किसानों को भुगतान किया गया है। जबकि जी। इनकी सरकार के समय 90,000 करोड़ का गन्ना किसानों को भुगतान किया गया जी। था। धान खरीद की बात आती है जहां तक, तो धान खरीद में ये लोग 7 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद करते थे, और 16 लाख लगभग 17 लाख किसान को फायदा पहुंचता था। आज की डेट में लगभग 55 लाख मेट्रिक टन धान खरीदा जा रहा है, और लगभग 1.25 करोड़ किसानों को इससे फायदा मिल रहा है। जी। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं। जहां तक बात रही, मैं एक चीज से आपको स्पष्ट कर दूंगा कि सपा सरकार के शासन के दौरान 3 इन्वेस्टर समिट हुई थी, लेकिन एक भी उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली, मुंबई और दुबई में। हो गया। ठीक, दुबई में। और जरन जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। जरन जी मैं 10 सेकंड और लूंगा। मैं आपको मैं मैं प्लीज बोलिए।
सबमिट हुई थी वो उत्तर प्रदेश से बाहर हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि व्यापारी यहाँ तक पहुंच पाए या बड़े चले ठीक है, हो गया। पहुंच पाए। चले ठीक है, यहाँ मैं कानून की इस चर्चा को व्यवस्था यही रोकता हूँ फिलहाल कुछ समय के लिए, और हम सीधे चले चलते हैं आपको अखिलेश यादव जो यहाँ पर पीसी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जितनी जगह होनी चाहिए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एडिशनल प्रोफेसर या जो और मेडिकल स्टाफ होता है कहीं पर्याप्त नहीं है। और सबसे बड़ा प्रोग्राम किया गया था लखनऊ में ही, न जाने कितने दिल्ली के बजट चले गए, उत्तर प्रदेश के बजट चले गए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की पाई है? अब पता नहीं मुख्यमंत्री जी कौन सी स्कीम ला रहे हैं कि जिससे सुपर कंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट यूपी में आ जाएगा। 7 साल में हम लोगों ने 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट उनके मुंह से नहीं सुना। पता नहीं कौन सी पॉलिसी ला रहे हैं जिस पॉलिसी से सुपर कंडक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। हमारी जो जानकारी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोन, यूपी प्रधानमंत्री तो देता है, प्रधानमंत्री बन जाए यूपी के माध्यम से और सरकार दिल्ली में बीजेपी के बन जाए, उसके लिए तो सांसद जीतते हैं। लेकिन जब सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की बात हो तो यूपी में नहीं आते हैं। दुनिया की अगर सबसे बड़ी कंपनी है सुपर कंडक्टर्स की, तो दूसरे प्रदेश में क्यों जाए? वो उस प्रदेश में जाना चाहिए, उस प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जो प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुन करके भेजता हो, जो प्रदेश प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताता हो। तो वो कंपनी आपके यूपी में क्यों नहीं आई? और फिर पता नहीं कहां से किसी ने बता दिया होगा कि अभी पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ नहीं पा रहा है। जो लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा ना बना पा रहे हो ढंग से, जिसके जो इंतजाम होने चाहिए थे, वे साइड एमिनिटीज, मंडी या लाइटिंग या राइडिंग क्वालिटी पूरी ना कर पाए हों और अपने शहर की सड़क ना बना पाए हों। 2022 में गोरखपुर लिंक बनकर के तैयार हो जाना चाहिए था, अभी तक गोरखपुर लिंक नहीं बन पाया है। और हो सकता है अगर हिसाब किताब ठीक लगाएं और कैलकुलेशन ठीक हो तो देश की सबसे महंगी सड़क अगर कोई बन रही है तो गोरखपुर लिंक सड़क बन रही है, जो 91 किलोमीटर की है, 6000 करोड़ की बन रही, जो आज भी पूरी नहीं हो पाई। सोचिए आप, 91 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है, वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। उसमें 6000 करोड़ का पैसा लगाया सरकार ने अपने खजाने का। और लखनऊ रिंग रोड तो बनी नहीं, बताओ लिंक कैसे बन जाएगा पूर्वांचल और आगरा लखनऊ का? अगर लखनऊ रिंग रोड अभी तक बन गई हो तो बता दें आप लोग। ये तो किसी की कोई प्राइवेट आदमी को खुश करने के लिए नई योजना ला रही है सरकार। औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क के लिए लेन सड़क बनाने के लिए मुझे लग रहा है कोई सरकार का बहुत ही प्रिय इन्वेस्टर होगा, उसके लिए बजट से आपके 800 करोड़ की सड़क केवल उसके लिए बनने जा रही है। शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान के लिए 1000 करोड़ रुपए, आप में से तमाम साथी जानते होंगे, लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर, अधिकारी स्तर पर न जाने कितनी बैठक हो चुकी हैं। और यूपी के जितने बड़े शहर हैं या कस्बे हैं, उन सब में जाम की समस्या है। और राजधानी तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, कानपुर तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, आगरा तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, आपका वाराणसी तो स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट पहले पहुंच जाएगा, आप नहीं गाड़ी से निकल पाओगे। बनारस
यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो लगातार सरकार के ऐतिहासिक बजट पर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने बजट तो पेश किया है पर तमाम चीज़ें यहाँ पर ऐसी है जिन पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जिस तरह से है, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे एक्सप्रेस वे की बात करें और चाहे अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, यहाँ पर समझ से बाहर है कि सरकार ने किस मद में पैसा दिया है और किस मद में यहाँ खर्च किया है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी बोल चुके हैं कि बजट तो बड़ा लेके आते हैं पर खर्च आधा ही कर पाते हैं। और जब खर्च आधा होगा तो यहाँ पर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदलेगी, क्योंकि यहाँ पर केवल बजट लाना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यहाँ पर बजट को खर्च करना भी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर बजट भी आता है, पूरा बजट भी आता है, अगर बात करें तो कहा जाता है कि इस तरह से यहाँ पर कहा गया है कि बजट खर्च ही नहीं हुआ है। और आज भी यहाँ पर एक ऐतिहासिक बजट लाया गया है, बड़ा बजट, ऐतिहासिक बजट, 7,36,000 करोड़ का बजट, अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट। और सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम चर्चा इस बजट की करें तो तमाम चीजें ऐसी है जिसको लेकर यहां पर सरकार ने कहा है कि हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं। और जिस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को देखा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तक उपेक्षित रहे बुंदेलखंड को लेकर भी सरकार ने कहा है कि वहां पर हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर विकास करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें तो पलायन की स्थिति बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा है। हालांकि जल मिशन के माध्यम से बहुत कुछ पानी व्यवस्थाओं को यहाँ पर समायोजित किया गया है, पर यहाँ पर अगर पलायन की बात करें तो बुंदेलखंड के अधिकांश जो निवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, वो पलायन करते हैं। मजबूरी ये है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतनी ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। औद्योगिक व्यवस्थाओं की बात करें तो उतनी ज़्यादा अभी औद्योगिक व्यवस्थाएं विकसित नहीं हुई हैं, और जब विकसित नहीं होंगी तो रोजगार कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर बुंदेलखंड को लेकर भी तमाम चर्चा हुई है। हमारे साथ चर्चा दोबारा यहाँ पर हम चर्चा में आ गए क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो यहाँ पर खत्म कर दी है। अब यहाँ पर चलते हैं नेता भाजपा के पास। आकाश भाई, बजट आपने देखा है जी, पर बजट में आपने एक चीज गौर जरूर की होगी कि बड़ा प्रदेश हमारा है। मैंने आपको बताया कि देश के मामले देखा, अगर आबादी के मामले में तो विश्व का सबसे बड़ा देश बन सकता है, 6वां। तो निश्चित रूप से यहाँ पर चुनौती बड़ी है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार ने कहा है कि हम 1600 से ज्यादा वेलनेस सेंटर यहाँ खोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं में प्रगति हो रही है, पर इसके बावजूद भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ और बेहतर किया जा सकता है। कि बजट बड़ा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अगर आपने सुधार लिया तो बहुत कुछ व्यवस्थाओं को यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सुधार सकते हैं। नेता भाजपा जवाब दीजिए, फिर इस बजट को चाहिए। नहीं, देखिए गौरव जी, आपने स्वास्थ्य की बात करी तो सिर्फ स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले हो, जिस भी फ्रंट पे आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। अच्छा। और हम अपने कामों को लेके ही जनता के बीच में। अभी आप बुंदेलखंड की चर्चा कर रहे थे, आज बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बना नहीं, आकाश जी बना नहीं है। मैं कह रहा हूं, मत करिए, बनाइए। हाँ। मैं बता रहा हूं आपको। अभी जो है मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में, बजट पेश होने के बाद अपने बयान में कहा कि कानपुर और झांसी के बीच में हम एक औद्योगिक शहर का निर्माण करेंगे। बिल्कुल कहा। आप ये विपक्ष के सारे लोगों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ समाजवादी पार्टी की मैं बात नहीं करता। अच्छा। 60 सालों के राज्य में ये लोग बुंदेलखंड को पानी नहीं मुहैया करा पाए। गौरव जी, ये बड़ा आरोप है मेरा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी हर जल नल योजना के जरिए उनको पानी पहुंचाने का काम कर रही है। ये मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, अरे हमने तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की व्यवस्था शुरू करी है। आप गोरखपुर में चले जाइए, गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर का कारखाना 2 दशकों से बंद पड़ा था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। हमने बनारस को नया स्टेडियम देने का काम किया, हमने गोरखपुर को नया स्टेडियम देने का काम किया। एक ये आगरा एक्सप्रेसवे को लेके पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ढिढोरा पीटते रहते हैं पिछले 8 सालों से, वो भी एक्सप्रेसवे इन लोगों ने आधा अधूरा बनाया, उसको भी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया उत्तर प्रदेश को, हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया उत्तर प्रदेश को, आज गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। आप विकास के किस फ्रंट पे, जिस अयोध्या को ये लोग राम मंदिर की बात करते हैं, मैं राम मंदिर को एक अलग रख देता हूं। आप अयोध्या में डेवलपमेंट के जो आज काम हो रहे हैं, क्या देश की जनता नहीं देख रही है? जिस अयोध्या में एक 4 लेन की सड़क नहीं थी, जिस अयोध्या को ये लोग अपने कार्यकाल में एक ढंग का बस स्टैंड नहीं मुहैया करा पाए, आज उस अयोध्या को हमने एयरपोर्ट देने का काम किया है। आज उस अयोध्या को हमने मेडिकल कॉलेज देने का काम किया है। इस बजट में भी 100 करोड़ की व्यवस्था की है और आने वाले समय में अयोध्या को वेटिकन सिटी और मक्का की तर्ज पर डेवलप करेंगे। चलिए ठीक है,
बहुत अच्छी बात है, करेंगे और मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी करिए। ठीक है, समय बहुत कम है क्योंकि। अनुपम सिंह अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, पहले मैं आपका पक्ष लेना चाहता पर दुर्भाग्य रूप से आपका संपर्क स्थापित नहीं हो पाया था। अनुपम जी, बजट पे क्या बोलेंगे, कि बजट आपके सामने है और क्या कुछ अलग इस बार कुछ किया गया है पिछले बजट के मुताबिक, और इस बार आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसी चीज छूट गई हैं जिनको और बेहतर किया जा सकता था, आपकी राय में? देखिए, बजट तो बहुत बढ़िया है जी, और अब तक का सबसे बड़ा बजट है उत्तर प्रदेश का। और अभी कोई सचिन कह रहे थे कि बजट अनाउंस कर देना जी, और खर्च करने में डिफरेंस है, लेकिन मैं आपको बता दूं जी, कि ये जो बजट 7.5 लाख करोड़ का अनाउंस हुआ है, जी, पिछले बजट में ऑलरेडी 5.5 लाख एलोकेट हो चुके हैं। अच्छा, इसके पहले के जो पिछले वित्तीय वर्ष के जो बजट थे, जी, जी, उसमें 5.5 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। जी, अभी इस बजट में अच्छाइयां तो बहुत सारी हैं। जी, जैसे केंद्र ने जी, महिला सशक्तिकरण पे जो बजट पे बिंदु रखा कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको एंटरप्रेन्योरशिप दिलाएंगे, इस वाले बजट यूपी के बजट में भी वही झलक देखने को मिल रही है। बिल्कुल। साथ ही साथ किसानों को सस्ती बिजली, 2400 करोड़ का एलोकेशन किसानों को लिए दे दिया कि आपको सस्ती बिजली दी जाएगी। जी, टेक्सटाइल्स का हब बनाने के लिए लखनऊ में उसको एलोकेशन कराए। निफ्ट NIFT वाराणसी सेंटर को 150 करोड़ दिया है उसका एक्सपेंशन करने के लिए। जी, कानपुर से झांसी के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए एलोकेशन किया है। तो ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं। अभी एक MOU भी साइन किया है हीरो फिनसर्व के साथ, जो कि 4000 करोड़ का है जी, और वो उत्तर प्रदेश में अपने इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। जी, साथ ही साथ 7 स्टार होटल्स, जो एरो सिटी बनाने की बात चल रही है लखनऊ में, आपके 7 स्टार होटल आएंगे। जब ये होटल आएंगे तो इसमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए होंगे। फिर इस होटल इंडस्ट्री से जितने भी लोग जुड़े होंगे उनको भी तो अपना स्वरोजगार मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बजट बेकार है, बजट अच्छा है, अच्छा, लेकिन और अच्छा करना है इसको। लेकिन नीयत अच्छी है जी, कि अच्छी दिख रही, अच्छी राह पे चल रहे हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में ये बेशक और अच्छा होते जाएगा। अच्छा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से निवेदन है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाँ काम अच्छा हुआ है और ये सेंटर्स भी वेलनेस सेंटर्स भी खोले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन पे नकेल कसने के लिए और सख्त कानून बनाया जाए, ताकि गरीब का जो आयुष्मान कार्ड धारक है जिसका 5 लाख का मुफ्त बीमा होता है, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, जब वो प्राइवेट में जाए तो वहां पे उसका शोषण ना हो। वहां पे आप ऐसा पैरामीटर सेट करिए कि प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, अगर आयुष्मान कार्ड लेके जा रहा है तो उसको वो ऐसा ही कैसे बेहतर करेंगे अनुपम जी? यहाँ पर तो केंद्र सरकार यहाँ पर बिल लेके आती है कि अगर डॉक्टर लापरवाही करेगा तो 304A में नहीं आएगा भाई। यहाँ तो पहले यहाँ पर पास कर दिया गया है ऑलरेडी। कैसे नकेल लगाएंगे? लेकिन उसको पहले ही दे रहे हैं, सख्ती से जमीन पर लागू करेंगे। मेरे अपने पर्सनल जानकारी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीड़ित हैं इस समस्या से, जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं और जनता जा रही है। अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे, लेकिन वहां से अनुपम जी मेरा सवाल आपसे, हिंदुस्तान युवाओं का देश है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 55 से 60% तक युवा होंगे, मैं 50% मान लेता हूँ जी। लगभग 22 करोड़ की आबादी है, 11 करोड़ युवा है। 11 करोड़ युवाओं को, कितने युवाओं को सरकारी नौकरी पॉसिबल संभव नहीं है, आप भी जानते हैं। उन युवाओं को संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो आपने, मेरा सवाल ले लीजिए। आपने होटल्स की बात की, आपने तमाम यहाँ पर अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात की, बिल्कुल आपने जो बातें की मैं सहमत हूँ। हमारे आकर राय ने जो बातें बताई जल मिशन को लेकर तमाम चीज़ें, मैं सहमत हूँ। साधुवाद इस चीज़ के लिए कि पानी पहुँचाया, पर यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए था। ऐसा कुछ बजट में आया है क्या आपके मुताबिक? भाई आप अर्थशास्त्री बेहतर बता सकते हैं। नहीं, ये यहाँ पर मिस हुआ है। मैं जी हाँ नहीं, ये जो देखिए, जो बजट का एलोकेशन होगा 7.5 लाख करोड़ का, जो एलोकेशन किया जाएगा जमीन पर, तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार उत्पन्न होना ही होना है। अनुपम जी, 11 करोड़ युवा है, 11 करोड़ युवा है। अगर हम दयानंद जी की बात मान लेते हैं, 6.5 लाख लोगों को यहाँ नौकरी मिली है,
तो बाकी लोगों को भी यहाँ पर आपको स्वरोजगार विकसित करने के लिए कुछ ऐसी नीति भी बनानी पड़ रही है। ठीक है, सरकार बजट लाई है, तमाम सारी स्वरोजगार नीतियां हैं, मुद्रा योजना है, ओडीओपी स्कीम है, जी बिल्कुल योजना है, तो बहुत सारी। चलिए ठीक है, मैं फिलहाल चंचल को लेता हूँ, चंचल कुछ बोलना चाह रहा है। ठीक है, मुझे 10 सेकंड दीजिए। जयन जी मैं आपको मौका दूंगा, दोबारा मौका दूंगा प्लीज। चंचल बोले क्या बोल रहे हैं? देखिए हमारे अनुराग जी ने, अनुपम जी ने कई सारी बातें अच्छा बोला भाई, अच्छा बताया उन्होंने। एक बहुत खुशी जाहिर की, 4000 का एमयू साइन हो गया, 4000 करोड़ का। अरे 40 लाख करोड़ का एमयू साइन किया था मुख्यमंत्री जी ने अभी चंद दिनों पहले। इसके पहले वाली जो इन्वेस्टर समिट हुई थी, मेरा ख्याल है 20 लाख करोड़ का वो भी हुआ था। उसके पहले वाली इन्वेस्टर समिट हुई थी, तकरीबन मेरा ख्याल है कि 100 करोड़ से 100 लाख करोड़ से ज्यादा एमयू साइन कर दिया है। 16 करोड़ नहीं है, सुन लीजिए, लमसम बता रहा हूं, बराबर साइन कर रहे हैं ना गौरव जी, लमसम मैं बता रहा हूं, बराबर साइन कर रहे हैं। 40, 20, 25। सुनिए, मैं आता हूं उस बात के ऊपर। अभी आपने कहा रोजगार की बात करिए। अनुपम जी, इसी लखनऊ के अंदर आपको एक काम बता दो जिससे सरकार ने कहीं 50 लोगों को रोजगार दिया हो। पहली चीज सुन लीजिए, हम लोगों ने मेट्रो बनाई। अनुपम सुन लीजिए, हंसिए मत, सुन लीजिए पहली बात, मुझे पता है अनुपम ने हंस रहा है, जैन जने सुन लीजिए, इसलिए हंस रहे कि अभी उनको मंत्री पद के लिए वेटिंग है बेचारे, इसलिए परेशान है। हंस के कुछ मिल जाएगा, मुझे पता है। सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा था कि आप बताइए, हम लोगों ने IIIT बनाई, SCL में 11,000 एम्प्लॉय नौकरी मिली गौरव जी। अच्छा, इस लखनऊ के अंदर। अच्छा। और मैंने बताया लुलु मॉल में तकरीबन 5,000 लोगों को। इसके अलावा आप बगल में मेदांता हम लोग लेके आए, तकरीबन 14,000 एम्प्लॉय को नौकरी मिली है। अच्छा, अच्छा। और इसके अलावा उसके साथ साथ में आसपास में बहुत सारी चीजें डेवलप की, लोगों को रोजगार मिला। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मुझे बीजेपी के साथी लखनऊ के अंदर एक कोई काम बता दें जिसका मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया और इसका उदाहरण किया हो। पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने पूछा, आपने अस्पतालों के सेक्टर में बात कही कि बड़े बड़े काम हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। कौन से जिले में आपने मेडिकल कॉलेज बना के चला दिए? एम्स जो समाजवादी सरकार में जमीन दी थी आपने बनाया, अभी आज तक वहां पे, सुन लीजिए, अभी आज तक आपने वहां पे मेजर डिजीज, कार्डियो और आपका न्यूरो और आपका नेफ्रो का काम नहीं हो रहा है। हाँ, सारे के सारे पेशेंट लखनऊ में आते हैं। अच्छा। आप चले जाओ, अगर आपको विश्वास ना हो, लोहिया में चले जाओ, आप KGMC में चले जाओ, बेड नहीं मिला है। आप बीजेपी के सांसद के बेटे को बेड नहीं मिला, मर गया बेचारा। अच्छा। तो आज हालत यह है कि, सुन लीजिए, मैं बताऊं, आज हालत यह है, दर्द तो सबके लिए है। सुनिए, आज हालत यह है गौरव जी कि पूरे लखनऊ के अंदर पूर्वांचल से लोग, आसपास के जिले से लोग आते हैं, लेकिन लोगों को बेड नहीं मिल पाता है। अच्छा। कहीं सरकार ने 50 बेड कहीं बनाया हो। अच्छा। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल में, कहीं 50 बेड बनाया हो। और मेट्रो की बात, अनुपम जी आपने कहा कि 5.5 लाख करोड़ हमने एलोकेट कर दिया है, सरकार ने एलोकेट कर दिया है। मुझे जरा बड़ी ईमानदारी से बताइए, कौन से बजट में मुख्यमंत्री जी ने 5-6 जिलों में मेट्रो नहीं बनाई है? वो तो बना दिए पहले ही। अच्छा। जैसे 75 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं आज के समय में। अभी तो हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि हमने बनाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री जी 2 साल पहले बना दिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने बना के चला दिए हैं। मैं बता रहा हूं भाई, मैं वही तो कह रहा हूं। हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज बना के चलाए हैं, हम लोगों ने 8 मेडिकल कॉलेज बना के चलाए हैं अपने 5 साल के साथ में। सुन लीजिए, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया, बदायूं बना के दिखाया हम लोगों ने। मैं जवाब दे देता। चंचल भाई, मैं बताऊंगा। चंचल भाई, आपने तमाम बातें कही जी। आपको पता है, जब कोरोना महामारी आई तो लगभग 2 साल यहाँ पर जद्दोजहद करने पड़ी है। क्या सीखा सरकार ने? 4 साल हो गए। सुनिए मेरी बात पूरी नहीं, मुझे ट्रीटमेंट करिए। जद्दोजहद रही अपने आप को बचाने की। मार्च 2020 के बाद जिस तरह से वहां पर लगभग 2.5 साल सरकार का कार्यकाल उस कोरोना महामारी के चलते उतना विकसित नहीं हो पाया जिसके लिए उम्मीद की जाए। दूसरी बात यहाँ पर चंचल भाई, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई एमयू साइन होता है, उसको मूर्ति रूप देने में, धरातल पर उतरने में समय लगता है। पर यहाँ पर एक चीज आपने ये भी बताई कि तमाम चीजें हैं, कमी है, खमामी है, परेशान है लोग, दुखी है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? अगर विपक्ष इतना सक्रिय डिबेट में है, थोड़ा धरातल पे हो जाइए, जो चर्चा कर रहे हैं। तो केवल यहाँ पर पीढ़ी यात्रा आपकी निकलती है, थोड़ा संघर्ष जनता के लिए कर लीजिए। ठीक है, अगर कुछ बोल रहे हैं मैं बोल पूरी बात। अभी मौका इनका मैं जवाब दे देता हूं। बोल लीजिए। समस्या क्या है, ये लोग प्रोपागेंडा करने में माहिर। अच्छा। ये लखनऊ को ही पूरा उत्तर प्रदेश समझ लेते हैं। वो समझ लेते हैं। मैं कह तो रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम हर जिले को मेडिकल कॉलेज देने की बात कर रहे हैं। वहां से मरीज आए ही क्यों लखनऊ? इन लोगों से पूछिए कि इन लोगों ने इटावा के एक छोटे से गांव सैफई में मेडिकल कॉलेज बनाया कि नहीं बनाया? वहां पे एरोप्लेन उतरने की व्यवस्था करी कि नहीं की? लेकिन अयोध्या में क्यों नहीं किया भाई?
क्यों नहीं किया आपने? अयोध्या से क्या आपको समस्या थी? आज अयोध्या में राम कथा संग्रहालय बनाया। आप सुनिए, अब बात सुनिए, अब मैंने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट किए हम लोगों ने भाई वहां पे। चंचल, ये ठीक नहीं लगता। आप लोग इंटरप्ट में किसी का इंटरप्ट नहीं करता, धैर्यपूर्वक बात सुना करिए। अयोध्या को मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार ने दिया कि नहीं दिया? हमने वहां पे एयरपोर्ट बनाया और फ्लाइटें संचालित कर दी। वहां से लोग उड़ान लेते हैं, वहां से लोग दिल्ली जा रहे हैं, देश के अन्य प्रदेशों के लिए लोग फ्लाइटें ले रहे हैं। हमने, आप बताओ, बनारस की ये लोग बात करते हैं, 2014 से पहले जिस बनारस को इन लोगों ने मतलब पीछे ले जाने की एक होड़ मचाई थी। काम तो बताओ वहां पे क्या काम किया? मैं बता तो रहा हूं, विश्वनाथ हम लोगों ने कॉरिडोर, सुनिए, हम लोगों ने गोमती कॉरिडोर बनाया, वर्णाली रिवरफ्रंट बनाया हम लोगों ने, आउटर रिंग रोड बनाया हम लोगों ने, अमूल का प्लांट लगाया। वहां पे क्या बात कर रहे हैं? बनाया है झूठ, झूठ तो मुझे भी बोलते हैं। बरुणा नदी का कॉरिडोर कौन बनाया है? ऑन रिकॉर्ड बताइए। आप झूठ बोलते हैं भाई। बनारस के लोग भी देख रहे हैं, प्राइम टीवी बनारस के लोग भी देखते हैं। वरुणा नदी का रिवर फ्रंट किसने बनाया? लीजिए, मोनोलॉग करवा लीजिए। नहीं, आप मोनोलॉग करवा, अकेले ही बोलना नहीं, आप बताओ ना, मैं नहीं कह रहा हूं। आप जवाब सुना करिए ना। आप ये बनारस की बात धरती पे दिखाइए, जमीन पे दिखाइए। बनारस को कैंसर इंस्टीट्यूट किसने दिया? बनारस को नया स्टेडियम किसने दिया? बनारस में सड़कों का जाल किसने बिछाया? बन गया नहीं साहब, बन चुका है। मैं कह तो रहा हूँ, बस यही समस्या है ना कि जब ये जानते हैं कि बात जब जनता सुन लेगी तो ये झूठ बोलना चाहते हैं, ये इंटरप्ट करते हैं कि जनता इनकी बात ना सुने। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को बरगलाना चाहते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया। गौरव जी, क्या ये झूठ है कि जिस प्रदेश को हर साल इन लोगों ने, रोजगार का वादा यार था, ये क्या, बताओ ना क्या हुआ? अरे आप सुनिए तो, मैं बता तो रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाहते हो ना, मैं बता तो रहा हूँ। जब इन लोगों से पूछिए, इन लोगों ने जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया, जिस उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने 10वें 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई, आज उस उत्तर प्रदेश को हम देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, फेक डेटा नहीं है, झूठ ये सत्य है, ये सत्य है। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, महिला अपराध में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है। जब आप लोग महिलाओं के खिलाफ एफआईआर ही नहीं दर्ज करोगे, आपके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति के लिए मंच से खड़े होकर वोट मांगते थे, वो भूला नहीं है। रेप जो है धरने दिए, तब जाके एफआईआर हुई है, तब जाके गिरफ्तारी कार्यकाल में हुई। समाजवादियों की ताकत, चले हो गया गिरफ्तारी हुई है। उठ जाएंगे आप लोग, हो गया, आप लोग उठ जाएंगे। मैं आप दोनों को रोकूंगा प्लीज। आप जनरल रघुवंशी बोलेंगे। जनरल भाई अपनी बात पूरी करिए। चंचल भाई आपको याद दिला रहे थे, चंचल बोले कि आप सीट का इंतजार कर रहे हैं, कुर्सी नहीं मिल रही है, कटाच कर दिए थे आपको, स्टूल भी नहीं मिल, जवाब जरूर देते। नहीं, ये देखिए, ये समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द इस वजह से होता है कि उनको पता है कि वो चाहते हैं हम उनके साथ आ जाएं, और उनकी जो कुछ सीटें बढ़ी थी हमारी बदौलत 47 से 111 पहुंचे थे, आपकी कुछ ऐसा हो जाए। अच्छा, लेकिन मैं भाई रिजाइन करके आ जाओ, मैदान में लड़ लो। बजट पे है, आदरणीय राजभर जी से कह दो रिजाइन करके लड़ाई लड़ने, मालूम हो जाएगा क्या जीत पाएंगे। ठीक है चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम बोला था से, मैं। आप जितनी सीटें रिजाइन करके लड़ाई लड़ लो, मालूम हो जाएगा। समाजवादी पार्टी आपकी बारी डिबेट को खराब मत करिए। मैं बोला डिबेट खराब मत करिए प्लीज। बोलिए जनन भाई, बोलिए। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आई, मैं एक चीज बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज पे बहुत हमारी चर्चा डिबेट में ज्यादा हुई है, तो मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में 167 जिला स्तर के अस्पताल हैं, 873 कम्युनिटी हॉस्पिटल हैं, 2934 प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं और 593 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। बिल्कुल है, ठीक, ये सरकार की तरफ से डेटा है। लोकसभा में बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 13 मेडिकल कॉलेज 2018 से पहले चल रहे थे, और अभी की डेट में 45 जो जिले हैं उनमें 65 चल रहे हैं। बाकी मैंने बताया कि 16 पीपीपी मॉडल पे और 14 सरकार बनवा रही है, बाकी के सभी जिलों में जिन पर काम जारी है। यहाँ एक और चीज, मैं बार एक लुलु मॉल का नाम बार सामने आता था। दुबई में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें एमओयू साइन हुआ था 20,000 करोड़ का लुलु मॉल का, लेकिन यहाँ की कानून व्यवस्था और यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का हाल देख के लुलु मॉल वालों ने कभी भी हाथ नहीं डाला यहाँ पे। माननीय योगी जी जब 2017 में मुख्यमंत्री बने और 2018 में उन्होंने लुलु मॉल का कार्य प्रारंभ किया और 2 साल पहले लुलु मॉल बनकर तैयार हुआ। पहली चीज। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, पहला जो योगी जी की सरकार में GIS हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था 2018 में, वो 4,58,000 करोड़ का था। उसमें से लगभग 3 लाख करोड़ धरातल पे उतर चुका है। दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ
ठीक, अब आपको मैं बताता हूं कि जो डायरेक्ट रोजगार है, जो अभी तक मैंने बताया कि लगभग 4.5 लाख करोड़ धरातल पे उतर चुका है, उसके वजह से लगभग नौकरियां डायरेक्ट भी मिली हैं, रोजगार और इनडायरेक्ट भी मिले हैं। जो 40 लाख करोड़ रुपए के अभी एमओयू साइन हुए पिछले साल, वो जब धरातल पे उतरेंगे तो 18 लाख डायरेक्ट रोजगार मिलेंगे। उसके अलावा इनडायरेक्ट रोजगार लगभग 93 लाख इनडायरेक्ट रोजगार मिलेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि निवेश अगर आता है जो ट्रेनिंग देती रहती है बीजेपी, रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। चल ठीक है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। चलो ठीक है। अच्छा बता दो 4.5 लाख करोड़ का कहां पे धरातल पे आया, कौन सा काम हुआ है लखनऊ के अंदर, बता दो आप। आपने कहा कि चलो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं था, नहीं आप मुझे बता दो ना, एक कोई काम तो बताओ लखनऊ के अंदर, कोई एक कंपनी आई हो। नहीं कोई लखनऊ उत्तर अरे बताओ ना, राजधानी है। बात रही गोरखपुर बता दो, बुंदेलखंड की, मैं बता बुंदेलखंड बता दो, कोई कंपनी आई हो, बताओ ना कहां पे बनाया है। 4.5 लाख करोड़ कहां लगा, कि जिन जिलों को पिछड़ा 4.5 लाख करोड़ रुपए कहां लगे। बारी बधाई हो, कम से कम आपने 6-7 महीने आपने झूठ बोलने की ट्रेनिंग तो ले ली है। चले मेरा मौका नहीं हो गया, आप सबका हो गया। जयन जी यहाँ पर चंचल यादव बोल रहे हैं कि आपने झूठ बोलने की ट्रेनिंग ले ली है। नहीं, हम इनके साथ भी थे, तब भी क्या हम झूठ बोलते थे? पूछिए इससे। अच्छा, और क्या ये झूठ बोल रहे हैं? ठीक, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि 40 लाख करोड़ के जो निवेश आएंगे वो केवल एक ही जगह पे नहीं आएंगे। आपको याद होगा कैसे सफाई में ठुमके लगाए जाते थे, जिसके ऊपर हजारों करोड़। चलिए मुझे सफाई महोत्सव याद आ गया, चल छोड़िए, चलिए मैं सफाई महोत्सव की बात करने नहीं बैठा। चलिए अरे हो गया भाई, हो गया, अरे हो गया भाई राजभर जी। जयन जी ठुमके अकेले सफाई में नहीं, कई जगह लगते हैं, छोड़ो मैं ठुमको का ध्यान नहीं निकालूंगा। और कहीं नहीं लगते, माननीय योगी जी की सरकार में। अरे भाई राजभर जी अपने गांव के रोड तो बनवा नहीं सकते थे। चलिए चंचल यादव, फिर बीजेपी में आ गए, चंचल यादव अब बना ले। चंचल जी प्लीज, यहाँ पर जयन आप तो कितनी पार्टियां छोड़ के दोबारा से किसके पास गए आपको खुद पता नहीं होगा। जयन सवाल लेने दीजिए। चंचल यहाँ पर जयन अग्रवर्ती बोल रहा है कि आपकी हिम्मत नहीं थी, हालत नहीं थी, वो तो इनका साथ रहा है तो 111 तक पहुंच गए, आपकी हैसियत नहीं थी वहां पहुंचने की। नहीं सही बात, आप इनको यहाँ पर कुर्सी का वास्ता दे रहा है, स्टूल का वास्ता दे रहा है। आप बता दो मुझे एक चीज बता दो गौरव जी, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको लगता है कि हम अपनी बदौलत हमें उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो मैं कहता हूं चैलेंज करता हूं चैलेंज के माध्यम से, आदरणीय राजभर जी अपने पोस्ट से रिजाइन करके चुनाव दोबारा लड़ लें। अच्छा, अब बीजेपी के गठबंधन लड़ लें, अच्छा मालूम हो जाएगा उन्हें। अच्छा चैलेंज करता हूं चैलेंज माध्यम, अगर इनके अंदर हिम्मत है तो लड़ाई लड़के देख लें, और वही हाल होगा जो दारा सिंह चौहान जी का हुआ था। मैं इनसे चुनौती देता हूं, अगर चुनौती है, चले चुनौतियों को आगे हिम्मत है और हिम्मत डाल लीजिए, चलिए चलिए चलिए, बारी 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 बड़ी बात मिली है, बड़ी बात आ गई, बड़ी हो गया, बारी बारी हो गया, बारी बारी। जयन अग्रवाल जी आप शांत रहिए प्लीज। चंचल यादव प्लीज, यहाँ पर आकाश चुनौती रही है। चंचल यादव आपने यहाँ चुनौती दी है ओम प्रकाश राजभर को, तो यहाँ पर आपको चुनौती मिली है। आकाश क्या बोला अभी बताइए। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम किया है तो वो आए और बनारस से चुनाव लड़े। ये लोगों की तो हैसियत, अरे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश जितवाता है, क्या हैसियत की बात करोगे आप? हम लोग गोरखपुर हराए हैं। अरे भाई मुख्यमंत्री हो रहा है गोरखपुर में, कोई गलत बात है। आप लोग आइए ना, लड़िए, हिम्मत है तो आइए मुख्यमंत्री सामने। चलिए हो गया हो गया हो गया हो गया, चलिए चलिए बजट पे आ जाइए, पूरी की सीट बचाओ, बजट पे आइए, बजट पे आइए, बजट पे आइए, घमंड में न रहिए। इस बार चलिए अनुपम को चलता हूं, चलिए हो गया, आपकी ऊर्जा मत रहिए, चलिए अपनी ऊर्जा संभाल के रखिए। दोबारा अभी का जो है पर्दाफाश हो गया, अभी दोबारा मौका दूंगा। अनुपम कुछ बोला, अनुपम जी बोलिए। देखिए बजट के ऊपर जो चर्चा हो रही, मैं चाह रहा हूँ उस पर कोई 2 लाइन बोलना चाह रहा हूँ। 2 नहीं आप 4 बोलिए। देखिए कोई भी बजट परफेक्ट नहीं होता है, बिल्कुल, हर बार कुछ ना कुछ कमी रहती है, वो कमी हमें आगे और बेहतर बनाती है जी। अभी ये बेहतर बजट है, अगला बजट और बेहतर होगा जी। मेन चीज आप देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि इन्वेस्टर्स ने इंटरेस्ट शो किया है उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि पहले कानून व्यवस्था की वजह से कोई भी इन्वेस्टर आना नहीं चाहता था। अच्छा, तो अभी इन्वेस्टमेंट अनुपम जी कानून व्यवस्था क्या थी? हम लोग लेके आए, 1090 हम लोग लेके आए। अभी जमीन पर पूरे तरीके से नहीं उतरा है, लेकिन फिर भी ये कहना भी गलत होगा कि कुछ भी नहीं काम हुआ है। काम हुआ है, काफी काम हुआ है। आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, आप नए मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, आप नए एयरपोर्ट्स देख लीजिए, काम हुआ है, कंपनीज भी आ रही हैं,
लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, चंचल यादव कुछ बोल रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि लोगों ने मेट्रो कहाँ बनाई सरकार ने? अनुपम जी, मेट्रो कहाँ बनाई सरकार ने? मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब देता हूँ। अनुपम जी, मेट्रो कहाँ बनाई? सबसे बड़ी समस्या क्या है? समाजवादी पार्टी की चंचल जी बैठे हुए हैं और जनता देख रही है। अच्छा, बार बार जब भी कोई देख रही है तो बीच में 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया। यही मैं कह रहा हूँ, यही जनता देख रही है। 100 दिन के अंदर काला धन ला रहा था, जुमला दिया करते हैं और सिर्फ इसलिए इंटरप्ट करते हैं कि सही जवाब दो। आपने जवाब सवाल पूछा था देने के लिए मैंने बोला कि हर बार हर बजट में मेट्रो बनाते हो, कहाँ मेट्रो बनाई बताइए ना। मैं बता तो रहा हूँ, बताइए कहाँ मेट्रो बनाई है? आप चलो कानपुर में देखो मेट्रो। अरे मेट्रो हम लोगों ने स्टार्ट की, बनाई हम लोगों ने चलाई है। अरे भाई कितने बना दिया आपने? आप तो ये भी कह देंगे कितने स्टेशन बनाए आपने? प्रदेश का निर्माण ही आपने किया। आप मुझे बताओ कितने स्टेशन बना दिए? मैं कह तो कितने रहा स्टेशन हूँ, चलती है मेट्रो वहाँ पे? लखनऊ का मेट्रो भी आपने आधा अधूरा दिया था, उसको फिर वही बात, योगी यहाँ की जनता जानती है, लोग जानते हैं। इसीलिए एक पिलर आगे नहीं बढ़ा पाए, एक पिलर भी। यहाँ की जनता जानती है और इसीलिए लगभग 3.5 दशकों के बाद 2022 में फिर से हमको मौका दिया। क्यों? क्योंकि हमने काम किया था। अरे ये तो घबराइए कहते थे नहीं, काम बोलता है, काम बोलता है। अरे ये जनता काम ने बोलता आपको है। बता दिया। घबराइए नहीं, इस मुगालते में मत रहिए। बंद कर दी। आप भी 2000 और मैं सुनिए, चुनौती के साथ 2002 कहता हूं, हारे, 2007 हारे, 2009 हारे, 2012 हारे, मैनपुरी की सीट ऐसा नहीं बचाइए हारे हो। आप लोग, मैनपुरी की सीट बचाइए वरना वो भी चला जाएगा हाथ से। अभी चुनाव हुआ, 1 साल हुआ भाई, काहे परेशान हो रहे हो? उपचुनाव था ना, उपचुनाव में अभी आजमगढ़ की सीट छीनी ना, जब 19 का मुगालते मत चुनाव रहिए, हुआ, अभी मालूम हो जब जाएगा। 19 का चुनाव हुआ तो 5 सांसद थे। आप 3 मुझे साल बता दो, बीते आप 3 बता हो दो, गए। गोरखपुर मेट्रो कब बनेगी? गोरखपुर मेट्रो कब बनेगी? मुख्यमंत्री का शहर है, प्रधानमंत्री जी का शहर है वाराणसी, उनका लोकसभा क्षेत्र में मेट्रो कब बनाओगे? चले, जैन कुछ बोल रहे हैं, जैन कुछ बोल रहे हैं, बोलिए जैन जी। गौरव जी, मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये ढिंडोरा पीटते थे, काम बोलता है, लेकिन जनता ने इनके ऊपर ठप्पा नहीं लगाया। अच्छा, आदरणीय राजभर जी बोलते थे हमारा काम बोल रहा है, हमारे राजभर जी बोलते थे काम बोलता घटक दल है उनका काम बोल रहा है, एनडीए का काम बोल रहा है। इस वजह से जो जनता है उसने बार ठप्पा लगाने का काम किया है, चाहे 2014 के चुनाव हो, 17 के हो, 19 के हो, 22 के हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो। हमारा काम बोल रहा है और जनता उसको सही साबित कर रही है। हमारे लिए बटन दबा, तो इससे ज्यादा कोई मतलब वो क्या कहते हैं, पढ़े लिखे को कहावत चले हो गया, वहां भेजूंगा जहां भी पानी की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ बोल रहे हैं, तो मायावती जी ने क्या बोला था अखिलेश जी के बारे में? 2019 में राजभर जी क्या बोले थे? लीजिए आप वो गेस्ट हाउस कांड का सदमा भूल कर बीजेपी के द्वारा प्रायोजित गेस्ट हाउस कांड था, बीजेपी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के बकायदा पत्रिका में लिखा था। बीजेपी ने हमेशा अंग्रेजों की नीति के साथ, अंग्रेजों की नीति के साथ बांटो राज को रखने का काम करते हैं। आदरणीय मंत्री दयाशंकर सिंह, आदरणीय मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या क्या बयान दिया था? आज आप उनको मंत्री बनाए बैठे हो, उनको मंत्री बना के बैठे हो, खंडन किया, मंत्री बना के बैठाया, चलिए मंत्री बना दिया उनको। चंचल यादव, आपने आप बजट की बुराई की, बीजेपी अपने बजट की बता रही है बहुत बेहतर बजट है, ऐतिहासिक बजट है, और निश्चित रूप से बड़ा बजट है, ऐतिहासिक बजट है। मैं एक सवाल पर यहाँ पर चंचल यादव, मेरा सवाल आपसे भी है, अगर आपको उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में इतनी खामियां नजर आती हैं तो यहाँ पर विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष, जनता ने आपको 2017 से बड़ा बहुमत यहाँ पर दिया है, भले ही सरकार में बैठने के लिए नहीं, पर मजबूत विपक्ष की भूमिका यहाँ दी है। गौरव जी, तो उस भूमिका को यहाँ कौन निर्वाह करेगा? अगर आपके मुताबिक समाजवादी लोग सदन से लेके सड़क तक लड़ाई लड़ रहे हैं और एक एक मुद्दे पर दो हाथ कर यात्राएं कर रहे हैं, कहाँ आपको दिख रहा है? मैं बताओ ही कर रहे हैं। जो सुनिए, जो आज के समय में जिन जिन मुद्दों पे हम लोग जो बात किए थे, अपने मैनिफेस्टो में 2012 में लेके आए थे, सबको पूरा किया हम लोगों ने। लेकिन बीजेपी के लोग बता दें, किसानों की बिजली माफ करने की बात कही थी, क्या हुआ? किसानों को 1 GB डेटा देंगे, लैपटॉप चल यार, बढ़िया किया, 17 में क्यों चलेगा भैया? लैपटॉप का क्या हुआ? 22 में भी चलेगा। जुमला साबित हुआ कि नहीं जुमला साबित हुआ? प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, क्या हुआ? जुमला हुआ कि नहीं हुआ? 100 दिन के अंदर काला धन लाने की बात हुई थी। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो आपको 15-15 लाख काले धन से मिलने वाला था, क्या हुआ? जुमला साबित हो गया। हमारे साथी को भी 15 लाख मिल जाते, इनको भी मिल जाते, लेकिन जुमला है सब, झूठ बोलने में माहिर हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ 2022 तक गंगा साहब बोले, 17 स्मार्ट शहर थे, 17 स्मार्ट शहर कहाँ हैं? 17 स्मार्ट शहर कहाँ हैं? चले हो गया, ये लोग ऊर्जा आ गई, चले हो गया, दलित अल्पसंख्यक ऊपर जो है, चले हो गया, चले हो गया। जो लोग अम्बेडकर साहब को, चंचल यादव जी, आकाश जी, आप लोग पूछा गए। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी। चर्चा के दौरान यहाँ पर अर्थशास्त्री अनुपम सिंह, जैनिन अग्रवंशी, आकाश राय और चंचल यादव सबने अपनी अपनी बात रखी।
निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश जो बड़ा प्रदेश है उसका बड़ा बजट यहाँ पर आया है। यहाँ बजट में तमाम व्यवस्थाओं को साधा गया है और तमाम जगह विकास को बेहतर करने की यहाँ पर शुरुआत भी की गई है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बजट लाना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि योजनाओं का क्रियान्वयन और समीक्षा भी समय समय पर बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी व्यवस्था लेकर आते हैं, चाहे वो हेल्थ एटीएम हो, चाहे वेलनेस सेंटर हो, सरकार व्यवस्थाओं को बढ़ावा देती है और सरकार की नीति स्पष्ट होती है विकास की। पर अगर इस पर विकास में अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं तो उस व्यवस्था को भी यहाँ सुधारना पड़ेगा। अगर सरकार की नीति प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की है तो उसके लिए क्रांतिकारी कदम उठाने पड़ेंगे। यहाँ पर युवाओं को भी बेहतर करना पड़ेगा, उनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना पड़ेगा कि वो रोजगार देने वाली बात सोचें। अभी सोच ही नहीं आ पाई है कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, हमको रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से जब तक हमारे प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले नहीं बनेंगे तब तक बजट तो बड़े आते रहेंगे पर व्यवस्थाओं को यहाँ पर विकसित करने में समय लगेगा। सरकार की नीति स्पष्ट है, बड़े बजट के माध्यम से एक विकसित प्रदेश बनाने की, एक आदर्श प्रदेश बनाने की जो नीति है वो तो यहाँ पर सामने है, पर नीति के साथ साथ यहाँ पर योजनाओं के क्रियान्वयन और समीक्षा के साथ साथ यहाँ पर सरकार का हंटर भी जरूरी है कि जो सरकार की योजनाओं में पलीता लगाएगा उसके खिलाफ भी यहाँ पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि तमाम तरह की योजनाओं का खुलासा भी यहाँ पर होता रहता है कि किस तरह अधिकारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में पलीता लगाते हैं और अपना धन भरते हैं, अपना घर भरते हैं। तो यहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्रियान्वयन भी करना पड़ेगा, समीक्षा भी करनी पड़ेगी, तभी इतिहास बनेगा। क्योंकि इतिहास अगर बजट बनाने से किया है तो यहाँ पर इतिहास में योजनाओं को भी क्रियान्वयन करने का इतिहास आपको बनाना पड़ेगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी